Good morning student. Today we will start electricity part 6 of class 10. आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई, उसके बाद हमने पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी, फिर हमने पढ़ा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, फिर हमने पढ़ा V इक्वल टू आई आर जो कि ओम्स लॉ है, और फिर हमने पढ़ा रेसिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे Q जो है अमाउंट ऑफ चार्ज है, N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एंड I इज़ इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर में मेज़र करते हैं, T फॉर टाइम, एंड W इज़ वर्क डन, भी रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना है, एंड R इज़ रेसिस्टेंस, रो इज़ रेसिस्टिविटी, L इज़ लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर, एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारा है वो है क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ एग्जाम्पल 12.3। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला पार्ट है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो वी हैव V इक्वल टू 220 वोल्ट एंड रेसिस्टेंस R की वैल्यू कितनी है 1200 ओम, और हमें निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में करंट निकालना है। तो हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ I इज़ इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, जिसको हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V बाई आर। तो B की वैल्यू हम पुट कर देंगे और R की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.18 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, V की वैल्यू सेम है 220 वोल्ट, रेसिस्टेंस को चेंज करके कर दिया गया है 100 ओम। रेसिस्टेंस चेंज हो गया है, वहाँ बल्ब फिलामेंट था और यहाँ क्या हीटर का कॉइल है, तो रेसिस्टेंस चेंज हो गया है। रेसिस्टेंस चेंज हो गया तो अगेन हम V इक्वल टू आई आर लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, एंड I की वैल्यू क्या हो जाएगी V बाई आर, पुट करेंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 2.2 एम्पियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और रेसिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। रेसिस्टेंस को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है, यानी रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, या करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेसिस्टेंस के। ठीक है, हमारा कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, है ना। यानी फर्स्ट केस में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 60 वोल्ट, एंड करंट कितना है, करंट यानी I की वैल्यू 4 एम्पियर। रेसिस्टेंस नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी फ्रॉम ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी V बाई आई, तो V की वैल्यू पुट करेंगे 60 एंड I की वैल्यू 4, तो रेसिस्टेंस हमें मिल जाएगा 15 ओम। कैलकुलेशन के बाद 4 15 60, तो 15 ओम रेसिस्टेंस मिल गया। अब हमें सेकंड केस में करना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करके कितना कर दिया गया है 120 वोल्ट, तब हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास रेसिस्टेंस तो आ चुका है, और ऑब्वियस सी बात है वो जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी जगह पे कोई और डिवाइस नहीं कनेक्ट किया गया है, यानी रेसिस्टेंस तो वही रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ कर दिया गया 120 वोल्ट तक। तो हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई आर, और I की वैल्यू हमें निकालनी है, इस बार V हमारे पास 120 है, रेसिस्टेंस हम निकाल चुके थे 15 ओम, और डिवाइड करेंगे तो हमें 8 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री C। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm,
व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, है ना। और यूजिंग टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। तो वो तो टेबल नहीं है यहाँ पे, बस फर्स्ट हाफ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए एक फ़िक्स टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर कितना है, लेंथ ऑफ द वायर है 1 मीटर एंड रेसिस्टेंस कितना दिया है 26 ओम, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि वो फार्मूला होता है R=ρl/A, है ना। तो हमें रेसिस्टिविटी के लिए एरिया चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमारे पास डायमीटर ऑफ द वायर कितना दिया है 0.3 mm। तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर को हम लिख सकते हैं, मीटर में लिखना चाहें तो 0.3 इंटू 10⁻³ m, है ना, वो मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू हो जाए 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब रेडियस जैसे ही आ गया, हमें पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वायर का कंसीडर करें तो वो सर्किल होगा। वो क्या होगा, सर्किल। तो जो एरिया है, सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं πr²। फिर πr² में r की वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे, r और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू जो निकली थी उसको हम पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.07065 इंटू 10⁻⁻6। अब पॉइंट को हम 7 पॉइंट लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं। तो 2 प्लेस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.065 एंड पावर माइनस हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया। L पता है, R पता है और A पता है, ठीक है। अब हमारे पास तीनों डेटा है तो रेसिस्टिविटी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट R=ρl/A। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ρ=RA/L। अब सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर सकते हैं। R की वैल्यू हमें पता है 26 और A की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और L की वैल्यू 1 मीटर है। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आया 183.69 इंटू 10⁻⁸ और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.83 लिखना होगा। और जिसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 6 है तो 1.84, तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक रेसिस्टेंस जिसका रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है, एक रेसिस्टर वायर है जिसका रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है 4 ओम, है ना, और लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल है। तो पहले हम फर्स्ट वायर के लिए जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास रेसिस्टेंस जो आता है उसको हम R1 लिखते हैं और वो कितना है 4 ओम, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं R1=ρl/A, ये फार्मूला हमें पता है। और L की वैल्यू L है, A की वैल्यू A ही है और रो की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रो की वैल्यू हो जाएगी 4A/L, है ना, क्योंकि R1 की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कैलकुलेट करने में रो की वैल्यू कितनी आएंगी 4A/L। और हम जानते हैं कि अगर मटेरियल सेम है, ठीक है ना, तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। लेंथ चेंज करे, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फॉर सेकंड वायर, ठीक है, सेकंड वायर के केस में मटेरियल सेम है तो इसका रेसिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं R2, क्योंकि लेंथ चेंज हो गया है। तो लेंथ हो गया है तो लेंथ की जगह पे L/2 लिख देते हैं और एरिया कितना हो गया 2 है तो 2A कर देते हैं एरिया की जगह, ठीक है। यानी R2=ρl/2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2A। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा, रो की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं। रो की वैल्यू फ्रॉम 1 कितना 4A/L और जो बाकी है वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे तो L/4 है, ठीक है। ये क्या सॉल्व हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट करेंगे। 4A फ्रॉम 1 हम लिखे हैं और 4A को 4A से कैंसिल आउट करेंगे और L को L से, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 ओम, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया
सेकंड केस में। तो यहाँ पे बस ये याद रखना कि रो का वैल्यू हम जो फर्स्ट केस में लिए, जो फर्स्ट केस में हमें मिला, वही हम सेकंड केस में इसलिए पुट कर पाएँ क्योंकि हमें पता है कि मटेरियल अगर सेम रहेगा तो उसका लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, तो लेंथ और एरिया पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। ठीक है, यानी आपसे बोला जा रहा है कि अगर वायर थिक है, ठीक है ना, तो क्या करंट आसानी से फ्लो करेगा? तो ये जस्ट करंट का फ्लो पानी के फ्लो की तरह ही होता है। अगर आपको पाइप जो है अगर थिक हो तो उससे पानी आसानी से फ्लो करता है, वही पाइप थिन हो तो पानी आसानी से फ्लो नहीं करता है। तो उसी तरह करंट भी है। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे बनाएं? तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो वायर को थिक करना, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट फ्लो ईजिली करेगा। तो बस इसी बात को हमें लिख देना है। Therefore, on increasing the thickness of the wire, resistance decreases and hence current flow more easily, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, let the resistance of an electric component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? ठीक है, यानी किया क्या गया है, सबसे पहले तो रेसिस्टेंस जो है वो सेम है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया गया है? हाफ किया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो ओम्स लॉ से जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। ठीक है, करंट की वैल्यू I इक्वल टू V बाई आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो हम I इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई आर। अब जो सेकेंड केस में क्या किया है, आफ्टर द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? हाफ, यानी पहले V था, अब क्या हो गया? V बाई टू, है ना। तो जो नया करंट होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, रेसिस्टेंस वही है, तो आई न्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? वी न्यू बाई आर, और वी न्यू जो है वो चेंज होने के बाद क्या हो गया? वी बाई टू, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं वी बाई टू आर। और हमें पता है कि वी बाई आर वो क्या है? आई के वैल्यू के बराबर है ना। फ्रॉम जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है आई इक्वल टू वी आर, तो वी बाई आर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? आई से, और जो हमारा नया करंट होगा वो क्या होगा? हाफ हो जाएगा। यानी अगर रेसिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो करंट भी क्या हो जाता है? हाफ। ये डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हम फ्रॉम ओम्स लॉ जानते हैं, है ना। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा, है ना। और रेसिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो हेंस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज टू हाफ, करंट आल्सो डिक्रीज टू हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक टोस्टर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन जो होते हैं, है ना, वो उनको एलॉय से बनाया जाता है, प्योर मेटल नहीं यूज किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? तो उसका दो रीज़न है। ठीक है, दो पॉइंट से हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट जो है, एलॉयज़ हैव मोर रेसिस्टिविटी दैन दैट ऑफ प्योर मेटल्स, है ना। एलॉयज़ का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है। रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी ज़्यादा मतलब रुकावट ज़्यादा मतलब कोलिजन ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन्स के केस में हीट ही तो चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो है, एलॉयज़ डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, है ना। एलॉयज़ में एक और प्रॉपर्टी होता है कि वो जल्दी जलता नहीं है, जल्दी बर्न नहीं करता। ठीक है, हाई टेम्परेचर होने के बाद भी। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी हमें चाहिए कि जल्दी से हीट भी हो जाए, और हमें ये भी चाहिए कि वो बर्न ना करे। हीट तो हो जाए लेकिन बर्न ना करे। तो दोनों प्रॉपर्टी किस में है? एलॉय में, क्योंकि एलॉय का रेसिस्टिविटी क्या है? प्योर मेटल से ज़्यादा है, तो यानी उस कारण से वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा, हाई टेम्परेचर होने के बाद भी ये बर्न नहीं करता आसानी से, और हमें चाहिए कि हाई टेम्परेचर तो हो जाए बट बर्न ना करे। ठीक है, तो दोनों क्वालिटी होने के कारण ही इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, therefore alloys are used as coils of electric toaster and electric irons.
यहाँ पे नोट में मैंने ये बात लिख दिया है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मोर हीट, है ना। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उससे क्या होता है, मोर हीट प्रोड्यूस होता है, एंड द सेकंड वन प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर, है ना, कि जले नहीं, आग ना लगे, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंड होता है स्लाइड, ठीक है।